कहीं पता लगा कि इतना दूर बनाया है और के निर्माण कार्य करवाया। इसकी जानकारी अपने को एक ग्रंथ से मिलती है जिसका नाम है वीर विनोद। इससे जानकारी मिलती है कि मेवाड़ में 84 दुर्ग हैं जिसमें से 32 केवल राणा कुंभा ने बनाए। मेवाड़ में 84 दुर्ग है, उनमें से 32 दुर्ग किसने बनवाए? राणा कुंभा ने। हाँ, राणा कुंभा ने बनवाए। ठीक है ना? ये आरएस में आया हुआ क्वेश्चन है, आरएस में आ गया था। सबसे ज्यादा दुर्ग राणा कुंभा ने कितने दुर्ग बनवाए 84 में से? ये आरएस में क्वेश्चन आया था। और आरएस 07 ये 2007 में आए थे। अब ग्रंथ वीर विनोद हो गया तो लेखक भी पूछ सकता है इसका लेखक कौन था? इसके लेखक का नाम है श्यामल दास। श्यामल दास ये इस लेखक है इस ग्रंथ का। वीर विनोद ये ग्रंथ है ऊपर वाला। ठीक है ना? इससे अपने को जानकारी मिलती है। इतिहास के स्रोत भी देने जरूरी है, कौन सी जानकारी अपने को कहां से मिलती है। ठीक है ना? तो इससे अपने को एक जानकारी और मिलती है कि राणा कुंभा का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था। क्यों? जितना निर्माण कार्य राणा कुंभा के काल में हुआ शायद ही किसी दूसरे अदर शासक के काल में हुआ। तो अब स्वर्ण युग का मतलब होता है जो चीज बहुत ऊंचाई पर हो। तो स्थापत्य कला का मतलब निर्माण कार्य, स्थापना, मूर्तियों की, गढ़ों की, इन सब की। तो इससे अच्छा और स्थापत्य कला का उदाहरण नहीं हो सकता। फिर हम ये कह सकते हैं कि राणा कुंभा का जो काल था, काल स्थापत्य कला का, या स्वर्णयुग कहते हैं। हाँ, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। और तो कुछ संकेत पर बच्चा पर आ गए हो। ये भी आरएस में आया हुआ क्वेश्चन है। दियो 11 साल दियो तो बनी किताब में ऐड। आप अनुमान लगा लो कि आरएस में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो अपने इतिहास के बीच में से आ रहे हैं। हम कुछ छोड़ नहीं रहे। ये मान लो कि ये मैं आपको सेकंड ग्रेड टीचर होता ना उसके लेवल का जीके पढ़ा रहा हूं आपको। हाँ, अच्छा ये श्यामल दास था ना, भीलवाड़ा का था। एक कुंभा का पर्सनल गढ़ था, कटारगढ़ बोलते हैं जिसको। उसका जो नक्शा वगैरह, वास्तुकार जिसको बोलते हैं, ये श्यामल दास ही था उसका। ये कुंभलगढ़ और उसके बीच में था कटारगढ़। मेवाड़ क्या किसी को बोलते हैं, बहुत ऊंचाई पर था, यहाँ से बहुत दूर तक सबको साफ दिखाई देता था, इसलिए इसको कटारगढ़ बोलते थे। और राणा कुंभा खुद इसमें निवास करता था, कटारगढ़ में। किसके बीच है? कुंभलगढ़ के बीचों बीच है के बीच। ठीक है ना? इसके बीचों बीच है। और कुंभलगढ़ कहां पड़ता है भाई? बताओ कुंभलगढ़ कहां है? चित्तौड़गढ़ तो पता ही होगा, चित्तौड़गढ़ में। और कुंभलगढ़ अर्धी घाटी कहां है? राजसमंद में। राजसमंद झील को नहीं है? झील भी है और राजसमंद जिला भी है। ठीक है ना? झील को तो है। हाँ, कुंभलगढ़ पड़ता है राजसमंद में। और अर्धी घाटी है ना, अर्धी घाटी वो भी है राजसमंद में। ठीक है ना? ध्यान रखना स्पेशल। श्यामल दास के साथ इसका जिक्र क्यों आया कि ये इसका वास्तुकार था? मतलब वास्तुकार का मतलब है कई टाइप को गढ़ बनाना है, किन्ने गेट देना है, किन्ने सीटी देनी है, किन्ने दिशा करनी है, किन्ने किचन रखनी है, फिर बोले वास्तुकार। प्रोजेक्ट सारवाने ज्यादा बनाने को काम मिस्त्रियों में इंजीनियर काम हुआ है, लेकिन नक्शों में कौन बताओ किन्ने के करना है? छोटो छोटो मिस्त्री करते को, लेकिन कई के करना है डिजाइन कौन बताओ? वास्तुकार बताओ। वो श्यामल दास जो भीलवाड़ा को थो, वो कटारगढ़ को वास्तुकार है। आरएस में आया हुआ क्वेश्चन है, कटारगढ़ का वास्तुकार कौन है? श्यामल दास।
जिसने वीर विनोद लिखा, वीर विनोद में ये जानकारी, देखो कैसे जोड़ दिया आपस में सब कुछ, एक ही चीज। एक ही था। हाँ, ध्यान रखना, मोटी मोटी बात बताता हूं। कटारगढ़ में राणा कुंभा स्वयं निवास करता था, समय निवास से करता था, और इसी को मेवाड़ की आंख कहते हैं। अभी मैंने बताया था ना, मेवाड़ की आंख कटारगढ़ को बोलते हैं, जो कुंभलगढ़ के अंदर है, और कुंभलगढ़ कहां पड़ता है? राजसमंद में, ठीक है ना, ध्यान रखने योग्य बातें। काफी बुलंदी पर है, मैंने अभी बताया था बहुत ऊंचाई पर है, काफी बुलंदी पर या ऊंचाई पर, इतनी ऊंचाई पर अगर कोई बात न कही जाए तो दोस्त क्या के अब्दुल फजल गढ़ ने देख के एक बात कही, बोलियो इतनी ऊंचाई पर इतनी बुलंदी पर है कि देखने आदमी से पगड़ी गिर जाएगा। ये टॉपिक बहुत काम के हैं। मैं एक मुट्ठी बात रह गई, हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता, और दो चार और भी बात आई ना अपने। तेज तो आई। हाँ, हाँ, ऐसी बातें याद रखना, ठीक है ना। अब्दुल फजल ने इसको देख के कहा था, अब्दुल फजल ने क्या कहा कि गढ़ इसकी तरफ देखने से सर से पगड़ी गिर जाए, इतनी ऊंचाई पर है, सर से पगड़ी गिर जाए। क्यों? ऊपरली लाइन में बात बताती है, काफी बुलंदी पर है, बहुत ऊंचाई पर है, तभी तो मेवाड़ की आंख है, इतनी ऊंचाई पर है तो आंख को मतलब सब कुछ देख लो, ऊंचाई पर सब कुछ दिखे वो। साथ साथ में नोट करते रहो। अब मैं कुछ आपको मैन दुर्ग गढ़ वो बताता हूँ, 5 या जो कुंभा ने बनवाई, 32 तो अब नहीं लिख सकते क्योंकि उसमें जो बहुत सारे ऐसे थे जिसने मरम्मत करवाई, उसकी बहुत सारे दुर्ग ऐसे थे मरम्मत करवाई, बहुत सारे नए बनवाए, बहुत सारे डिजाइन चेंज करवाई, कुछ न कुछ उसने करवाया। कुंभा द्वारा निर्मित एक्स्ट्रा बातें पढ़ाई के समय की बात नहीं कर रहे। बसंती दुर्ग, और बसंती दुर्ग पड़ता है सिरोही में। सास भूगो मंदिर कड़े है, पढ़ाई हो एक दिन थाने नागदा में कहीं याद रहे हो, नाग लड़ाया दिखा सासू के, सासू भूगे नाग लड़ा, वो है वा सासू के नाग लड़ा है, तो वैसे याद रह जाए वो नागदा, ठीक है ना। नागदा कौन सा जिला में? उदयपुर में तो गए, उदयपुर में। बसंती दुर्ग दूसरा था सिर्फ पादरी सकना है, अचलगढ़, अचलगढ़ आबू, हाँ आबू में, अचलगढ़ आबू के अंदर। आबू किसको बोलते हैं? माउंट आबू, जानते हैं ना। ये आरएस में आया ऑडिशन है। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ है? माउंट आबू, नाम है वो कम प्रचलित है तो लोगों को तो बोलियो ये चीज आ जाए। खुशहाल माता का मंदिर, खुशहाल माता का मंदिर, ये मंदिर है बदनौर भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। एक आए तो बागोर भीलवाड़ा, सभ्यता पढ़ाई बैठे। बागोर में राजस्थान के सबसे प्राचीन पशुपालन की जानकारी मिलती है, सभ्यता काल की सबसे प्राचीन से प्राचीन जहां पशुपालन की राजस्थान में की जानकारी मिलती है तो बागोर भीलवाड़ा से मिलती है। कहीं याद रखोगा, अरे भैंस को ठाण ठूण बाहर ज्यादा आप लुगाइया कौन के गोर पार किया हूं, तो बागोर गोर याद रह जाएगी, सही है भीलवाड़ा। एक थाने बताए तो बयाना भरतपुर में, बयाना को मतलब बयान नहीं कर सकती, वहां नील की खेती प्रसिद्ध है। नील की खेती, नीले कलर की जब खेती आपको दिख जाए एकदम पूरे नीले कलर की, यानी इतनी सुंदर होती है वो खेती कि आप बयान नहीं कर सकते शब्दों में, इसलिए बयाना भरतपुर की नील की खेती प्रसिद्ध है।
खुशहाल माता का मंदिर बदनौर भीलवाड़ा। कुंभा श्याम मंदिर, श्याम जी से बहुत प्यार करता था राणा कुंभा, उसका भगत था। कुंभा श्याम मंदिर, हाँ मंदिर, ये मंदिर है चित्तौड़। चित्तौड़गढ़ अलग थोड़ी है, एक चीज है। चित्तौड़गढ़ भी वही है। ये ऐसा जिला है जिसका गढ़ के नाम से ही जिला नाम है चित्तौड़गढ़। गढ़ कोई जिला थोड़ी होना चाहिए, लेकिन जिले का नाम भी चित्तौड़गढ़ ही है, ठीक है ना। आगे चले। और कुंभा की जानकारी अपने को कहां से मिलती है? राणा कुंभा की जानकारी कुंभलगढ़ शिलालेख है। शिलालेख में बताऊंगा आपको, 1460 में ईस्वी में लिखा गया था। कुंभलगढ़ शिलालेख। शिलालेख जानते हो किसे कहते हैं? हाँ, शिला का मतलब पत्थर है और लेख का मतलब उसमें खुदाई करके लिखी हुई चीजें जो बहुत लंबे समय तक जीवित रहती हैं, मतलब कहने का मतलब मिटती नहीं है। तो राजा महाराजा पुराने टाइम में वो शिलालेख, वो सबसे पहले भारत में शिलालेख किसने लिखवाए? सम्राट अशोक ने। बताया था मैंने, सम्राट अशोक ने सबसे पहले शिलालेख लिखवाए। भाबरू शिलालेख 1837 कैप्टन बर्ट ने खोजा था, जो आज भी कोलकाता के संग्रहालय में मौजूद है, ठीक है ना। कुंभलगढ़ शिलालेख से जानकारी मिलती है। कहां है कुंभलगढ़ शिलालेख? अभी मैंने कुंभलगढ़ बताया था ना, कहां बताया था? राजसमंद में। राजसमंद में। और ये क्वेश्चन आरएस 2009 में आया था। आपा सोचा आरएस को पेपर कितना तो कठिन होता हो, ऐसी चीज हम और देखिए बस आपा किताबा का मैंने पढ़ लिया शॉर्टकट का मैंने, अब वो शॉर्टकट वाली कहानी याद कर रहे हैं। ए तरीको आपको अगर कंटिन्यू कहानी ग्रुप में जो पढ़े ये बच्चे का कभी भूलो को निकाल कोई फर्क है किताब और कोचिंग में, ठीक है ना। तो किताबा सब कर लो है, जानकारी नाम से लिखो नीचे। बाकी जान के लिखते सर, शॉर्टकट में लिख दिया क्या? समझ तो गया बस, ठीक है। जानकारी समझ तो गया मैं। वे कौन सी फिल्म में उल्टा डायलॉग मारता है, हर मतलब दो मुहावरे जोड़ के बताता आधे आधे, जो कहे ये तो ऐसे नहीं ऐसे उल्टा, वो तू समझ गया? बोला हाँ सर, उस वक्त मैंने समझाना ही तो खाली तुम मुहावरा ना देखेगे। कुंभा के संगीत गुरु सारंग व्यास, संगीत को बहुत तकड़ो शौकीन था, कि बेटी खुद संगीतकार थी महान खुद। हाँ, कुंभा का संगीत गुरु सारंग व्यास। याद कर रहे मार तो, अरे सारंग की बजाना रही तो है, संगीत आ रही तो है, याद रहे हो सारंग व्यास, याद करें बिल्कुल। स्वयं संगीत ग्रंथ लिखे कुंभा ने, बोलो स्वयं संगीत ग्रंथ लिखे, जिसका नाम था संगीत राज। पहले का तो इसो संगीत ग्रंथ जो राजा लिखे तो संगीत राज, दूसरा था संगीत मीमांसा। संगीत मीमांसा, सुधा प्रबंध 3 नंबर पर, सुधा प्रबंध ये लिखा इसने। इसकी बेटी का नाम था रमाबाई, वो भी महान संगीतज्ञ थी। हाँ, बेटी रमाबाई कुंभा की पुत्री थी, जिसका नाम था रमाबाई, महान संगीतज्ञ। लेखिका है। ये लिखे जाके संगीतज्ञ ये समझ जाओ, बस अपना पढ़े मात्रा को देखने अपना तो ऑप्शन देख लो, ठीक है ना। हिंदी कमजोर है, मात्रा गलती हो जाए तो भ्रम ना करियो, अपना ज्ञान से मतलब है, ठीक है ना।
इंग्लिश में मिस्टेक होनी है पर हिंदी मिस्टेक हो जाएगी। हाँ सही है, सही है। इंग्लिश में मिस्टेक नहीं हिंदी में कोई सब्जेक्ट कौन सी है? हिंदी की भाषा ही है। इंग्लिश में कोई चैलेंज कौन कर सकता क्योंकि हमारे साइंस ज्यादातर मारो इंग्लिश में। हाँ 11वीं से इंग्लिश में ही गणित बेटा स्टार्ट हो गया तो 70%। छोटी सी जानकारी है, बस कॉर्नर में लिखा दिया था ना इनने। कुंभा ने खुद एक ग्रंथ लिखा था बहुत बड़ा, इसमें क्यों नहीं लिखा है मैंने, ये संगीत ग्रंथ थे और ये कॉमन ग्रंथ है कुंभा ने, जिसका नाम था एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य, ठीक है ना, ये लिखा था। वास्तव में मतलब क्या है? महान आत्मा, मतलब कोई चीज की कहानी को बनाने पर कहानी से भी नहीं सकता। वेर होने तो अब ये संस्कृत के प्योर हिंदी के इनके शब्द है, अपने को बस याद रख लेना है। एकलिंग महात्म्य, तो नंबर थोड़ा जानो भी तो पड़ेगा। इसकी व्याख्या कभी नहीं आएगी, इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। व्याख्या करने की रचना शुरू की, खत्म कौन पर कर पाया था, मैं बताई थोड़ी देर पहले। खत्म कौन करे को वेदनिक कवि होएगी करने व्यास पूरी वेदनिक कवि, यानी सैलरी दिया कर तो कवि वेदनिक कवि था जिसका नाम था कर्ण है व्यास ने की। क्या की? एकलिंग महात्म्य की। और की तुलना, इस ग्रंथ की तुलना पुराणों से की गई है। तो आप सोच लो कितना उत्तम ग्रंथ होगा, पुराणों से की गई है। बस लेखन की जानकारी अभी खत्म होगी। अब देखो बेटो सोचो कि बाप तो बारी बंदे साल 35 होगी, अहिया तो काम को निकले, तो कुंभा को बेटो खुद कुंभा के तलवार मारे को, हाँ इसको मारेगा, यानी इसका पुत्र था उद्दा, वो इसको तलवार मार के इसको मार देगा। पितृहंता बोलते हैं, जिस शासक को उसके पुत्र ने मारा हो ना, उस पुत्र को पितृहंता बोलते हैं, पिता की हत्या करने वाला। लेकिन मेवाड़ का सरदार बहुत ज्यादा स्वाभिमानी हो करता, भाई साल में टिकट थोड़ी जा, तो आपके इतना महान शासक ने जन मार दे, गणा दिन कौन टिकट देगा उधर, फिर कहेंगे भाई ने राजा बनाओ, वो काफी लंबे टाइम तक शासन करेगा, ठीक है। आज मैं तो उदा जितनी लड़ जाओ दे एने मारना कुंभा मारेगो, क्योंकि मेवाड़ का मैंने स्वाभिमानी प्रकृति है, वो बहुत ज्यादा देखने मार पन्ना धाये और है, तो वहां के सरदार इतने वफादार होते थे राजा के प्रति, वो अपने राजा की हत्या कैसे बर्दाश्त कर लेते। कुछ समय बर्दाश्त की होगी, इसीलिए की होगी कि ये राजा का बेटा है, हमारे शासक का पुत्र है, लेकिन उनकी सीमा से बाहर हो गया तो वो भगा देंगे उसके बाद में। ये लिख लिया ना आपने, चलिए आगे, समझ में आ गया। राणा कुंभा की जानकारी कौन से ग्रंथ से मिलती है? वीर विनोद। किसने लिखा? श्यामल दास ने। ये गढ़ का भी वास्तुकार था, कौन से का था? कटारगढ़। कटारगढ़ कौन से दुर्ग में है? कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ कौन से जिले में है? राजसमंद। कुंभा की बेटी को क्या नाम था? तो संगीतज्ञ थी रमाबाई, ठीक है ना। ईसाई कृष्ण बीच में निकल के आया, अभी पता चल जाएगा आपने कितना समझ पा रहे। 1468 की बात, कुंभा जी विराजमान थे, खड़े थे, बेटा बड़ा हो चुका था, इंतजार कर रहा था कद पिताजी और राजगद्दी छोड़े, कद हमारी बारी आए। बेटे का नाम था उद्दा। उद्दा क्या करेगा? कुंभा को हत्या कर देगा, हाँ कटार घोंप देगा, हाँ ठीक है ना, हत्या कर देगा। 1468 में एक कटार घोंप की उद्दा खुद शासक बनेगा, ठीक है ना। और शासक 1468 से 73 तक बनेगा, ये 73 तक। क्या साल? 5 साल रहोगे, 2 युग 3 ऊपर 5 वर्ष शासन करेगा ये।
वो तो एक तो 5 सालों का ही। मेवाड़ के सरदारों ने मनपसंद को नहीं है यह बात, गलत बात है। हिम्मत करता करता सगड़ा एक हो गया, उद्दा को भगा दिया। फिर सोच लो एक राजा पति पद पर हटा के भगा दिया, उसके मन में कितना असंतोष हो रहे हो, सोच सको थे। तो वो भी मेवाड़ जैसा राजा का सरदार जो कितना स्वाभिमानी हुआ राजा का प्रति, 35 साल के सागे रहना, बैंक के सागे 5 साल में नहीं अपना उसके तबे, और वो भी सो बेटो जो आपकी बाप की हत्या कर दी। हाँ, उद्दा को पितर हत्या बोल सकते हैं, हंता, पितर हंता यानी पिता की हत्या करने वाला। बाई चांस क्वेश्चन आ जाए निम्न में से कौन सा शासक पितर हंता नहीं था, 3 ये दे दे गनाई होगा, सही है। एक ईश्वर नहीं होए और जो ना करना चाहते याद करें, एक लिस्ट बना दियो एक दिन देख के इतिहास में, ठीक है ना। तो लोग नहीं सोचे ने, अपनी सोच जटा खत्म हो गया, आरपीसी के एग्जाम लाइन सोच बटो शुरू हुए, ठीक है ना। और हर बार 2-3 क्वेश्चन हिस्सा आ जाए जो क्या नहीं कौन करना है, क्वेश्चन क्यों डाले, नंबर नहीं कौन डाले बे, भीड़ में कंपटीशन रोकने के लिए डाले बे क्वेश्चन, कौन कौन बे क्वेश्चन करके बाहर आपके पैर आप गुलाड़ी मारेगा, बे क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए। बे थाने को नहीं आ रहा है, ताश हम देखिए ही कौन ने, बे क्या नहीं कौन आया, बे पर्सन जो कर दिया वो 2 बार हो गया, संभावना कितनी 25% सही होने की, क्यों 25 4 भागा बढ़ रही है, एक ऑप्शन सही करो 75% गलत होने की संभावना और 25% सही होने की संभावना, तो संभावना से अनुमान लगा से वो गलत हो गई, वो जो थाने 4 ऑप्शन पता ही नहीं, अनुमान ही नहीं, वो पर्सन छोड़ देना चाहिए। वो 2-3% हिसाब में जो कंपटीशन से भीड़ में बाहर करने के लिए हो रहा है, ठीक है ना। भाई था इसका उद्दा का भाई, शुद्ध पंछी आदमी थे एकदम, रायमल नाम थे, रायमल, ठीक है ना। को शासक बनाया किसने, सरदारों ने। ओ कई दिन शासन करे वो 1473 1509 ले बोलो इतनो बड़ो दाग लगायो बाप ने मांगी 5 साल सेठ खाई, ओ आदमी वेट करियो शासन को, ओ सोचे ही कौन थो क्या मैंने शासक बनाओगा, क्यों ऐसी पहली एक और भाई थो, नसीब में लिखिड़ो वो बड़ा मिल जा, और वो भी इतने साल तक अर्जा का लिखिड़ो कौन तो कोशिश करी लेने की, वक्त से पहले नसीब से ज्यादा किसी को नहीं मिलता, ऐसे ही लिखा। तो गाड़ी कलर पे हाँ, कितने साल का हो गया इसका शासन, 27 साल तो ये हो गया, 73 से 27 होगी ना, 27 से 9 27 से 3 30 30 से 6 36 की 36 वाले नहीं, अपने पिता से भी 1 वर्ष फालतू, क्या बात है, रिकॉर्ड तोड़ दिया। वो भी जिसके नसीब में लिखा ही नहीं था कि मैं राज करूंगा, लिखा गया देख लो अचानक, लिखा था तभी आया, ठीक है ना। बुरा काम करे देखो बुरे नतीजों, भगवान में कैसा के बहुत बुरो करे ने, जो इसे अच्छा शासक ने कुंभा वर्ग के शासक ने जो मारे वे आदमी सारे क्यों होना चाहिए, वे की मौत बिजली गिरने से होगी, आसमान की बिजली गिरना पूरा शरीर फाड़ देगी। हकीकत है, इतिहास में दर्ज है, उद्दा ने पिता की हत्या की थी, उद्दा की मौत आसमानी बिजली गिरने से हुई। जो भी इतिहास में आपका बढ़िया शासक के साथ बढ़िया पिता के साथ बुरो करे वो मैं की मौत बहुत बड़ी बुरी होगी। आगे राणा सांगा होगो बेका 2 बड़ा भाई है, वे बहुत टॉर्चर करे, यानी छोटो तो राणा कुंभा 2 बड़ा था, लेकिन वे दोनों इतना टॉर्चर करता है कि आंख भी फोड़ देगा राणा सांगा की, सांग भी काट देगा वो, वो लास्ट में घर ने छोड़ के फिर भागना पड़ेगा अजमेर। और फिर दोनों जो बड़ोड़ा भाई था, एक की तो जहर गोलियों में मृत्यु होगी और एक की युद्ध में जो लड़ाई में लड़ता टाइम मृत्यु होगी, दोनों मर जाना। 700-500 सांगा आके संग्राम सिंह के नाम से काफी लंबे टाइम शासन करेगा, मैंने भगा दियो तो मतलब कौन तो शासन करने को, 3 भाई होगा आगे आप पीढ़ी चल रही है। मैं थोड़ी सी टिप्स आगे देता हूं ताकि थारे मन में नूर है, हां भी इसी भी चीज हुई, इतना घर समझ में आ गयो। चले आगे, ए रायमल का 3 टापर होया, 3 बेटा होया, कहने का मतलब उनसे रायमल के है गई खूब बढ़िया शासन करो 36 साल तक, 3 बेटा होया। पहलो तो पृथ्वीराज, वो चौहान अलग तो ये पृथ्वीराज अलग है,
हाँ, पहला था पृथ्वीराज, दूसरा था जयमल, और तीसरा होगा साना, राणा साना। बहुत तगड़ो जुझारू को आपका पिता और दादा की तरह असली गुण है भी था। ए दोनों मिलकी एन क्या करा करता, टॉर्चर करा करता, तंग करता, बहुत ज्यादा टॉर्चर तंग करा करता। और तंग इतना करे करता तो बेचारा सांगा की आंख भी फोड़ दी। छोड़ के बाद हाँ, एक आंख फोड़ दी नहीं, बहुत ज्यादा। सांगा फिर क्या करे, कोई से भैया ना मार देता फोड़ देना। तो सांगा कैसे किए, छोड़ की चल गयो, छोड़कर कहां चला जाएगा, अजमेर जाएगा। ये अजमेर कौन हो? करमचंद पवार था अजमेर में। उसने वो बाप को, दादा को, बाप को निजी आदमी थे। निजी आदमी। हाँ, ये छोड़कर अजमेर में करमचंद पवार के साथ जाकर मिल जाता है, पवार के पास जाकर शरण लेता है। शरण में से दुआ हो, हिंदी थोड़ी बढ़िया होगी, के पास शरण लेता है, ठीक है ना। अब दोनों कुने पृथ्वीराज जयमल दोनों बच्चा पकड़ मिला, ठीक है। टॉर्चर बड़ो काम, आपको बहुत गलत काम कर रहे हो, इनकी मृत्यु होगी जहर की गोली से। कोई भी खुला दे, आपस में लड़ झगड़ के एक दूसरे खुला दिए वो सोचा यो राजा बना, वो सोचे अरे भाई ने टॉर्चर कर वहां दिमाग में के को नहीं आ सके, भाई तो भी लागे को नहीं मांगो दोनों को, कोई भी खुला दे। जयमल है, ये लड़ता हुआ मारा गया। ये तो हाँ, लड़ाई झगड़े में लड़ता हुआ मारा गया। मंचो पुणे सामान करो पट्टियो, काम से। हाँ भाई क्या का दुश्मन था, दोनों काम से क्यों पद खादियों के मेवाड़ को बस मचियो एक ही राणा सांगा चला कानो जरूर, पर अब एंट्री करे वो संग्राम सिंह के नाम से शासक बनेगा यहाँ के। हाँ, वास्तव काबिल था। और इसके शरीर पर इतने घाव थे राणा सांगा के कि कर्नल टोड ने तो ये कह दिया कि ये सैनिक भगना अवशेष है इसका शरीर। मतलब एक फटी हुई सैनिक की, पूरी सैनिक की भर्ती नहीं होती क्या, इसका खुद का शरीर सैनिक की भर्ती है, इतने इस पर घाव है शरीर पर। देख लो, एक आंख फूटी हुई, पूरे शरीर पर घाव। तो कर्नल टोड ने देख के कहा कि ये तो जीता जागता सैनिक भगना अवशेष है। यानी भगन का मतलब छिपा हुआ, यानी दिखने में ऐसा लग रहा है कि आपने सैनिक का आवरण कर रखा है शरीर पर। अब आदमी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अभी आगे चलेंगे, लिख लिया आपने, यहां तक लिख लिया क्या। 1509 में एंट्री करे को संग्राम सिंह। राजा कौन बन पाया दोनों, क्योंकि 1509 तक तो बात कर थी सीट, तीनों भाई उड़िक के था, वे शासक बना दे, वे शासक बना एंड टॉर्चर करो, ओ भाग्यो, ओ जाएगी गोली मर गयो, लड़तो मर गयो, तो राजा बनावे कहीं फिर देसी तो आपके तनु 1509 में जब कने करने तो शासन, फिर संग्राम सिंह कने बुलाओगे, सांगा ने बुलाओगे, छोटे छोटे हमेशा ही प्यार हो गए। और अब तो ऑप्शन भी कौन बच्चे कोई, तो दोनों ही चीज एक पक्ष में दे। चले आगे, लो जी आगे चलते हैं। समझ में आ रही है क्या? हाँ, थोड़ा है। चलो थोड़ा थोड़ा आ रहा है, मेरे को बहुत खुशी हुई, कुछ तो समझ में आ रहा है। 1509 में वापिस अजमेर से, करमचंद पवार से वापिस संग्राम सिंह सांगा 1509 में एंट्री मारेगा। सांगा संग्राम सिंह के नाम से, अब राजा बन गयो तो नाम सांगा थोड़े रखो, चिंटू मिंटू पिट्टू थोड़े रखो, नाम वो वर्णर नाम रखे, वो सांगा से बना दियो संग्राम सिंह बना दियो। संग्राम सिंह नाम से राजा बनेगा, बनेगा क्या, बन गयो। शरीर पर 80 घाव था भाई, घाव भी गिने गया, कितना था, 80 घाव। कर्नल टोड के प्रभाव ने देखी सैनिक भगनावेश,
हाँ। किसने कहा ये? किसने कहा? कर्नल टोड ने। कर्नल टोड कौन था? राजस्थान के इतिहास का लेखक, विश्व इतिहास का लेखक हेरोडोट, पुस्तक लिखी हिस्टोरी का, यूनान का निवासी था, 5वीं सदी ईसा पूर्व में भारत में आया। ठीक है। उसके बाद भारत के इतिहास का जनक वेदव्यास, पुस्तक लिखी महाभारत, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ। 1 लाख श्लोक है क्या? ठीक है। उसके बाद राजस्थान का इतिहास लिखा, इतिहास का जनक फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री कर्नल जेम्स टोड। इसने पुस्तक लिखी एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, दूसरी लिखी द वेस्ट राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया, तीसरी लिखी पश्चिम भारत की यात्रा। मेवाड़ के अंदर कर्नल टोड की ईस्ट इंडिया कंपनी पॉलिटिकल एजेंट के रूप में नियुक्ति की। किसकी? कर्नल टोड की। अंग्रेज था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आ गया था, उस समय इसकी नियुक्ति इसी मेवाड़ में थी। कब? आगे आएगा समय जब भीम सिंह सिसोदिया शासक बनेगा ना, उस समय ये पॉलिटिकल एजेंट बनेगा। और इसी के कहने पर भीम सिंह सिसोदिया ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ समझौता करेगा। ठीक है ना, सहमति पर समझौता करेगा कि हमारा शासन हम ईस्ट इंडिया कंपनी को देख रेख में सौंप रहे हैं, हमारी रक्षा करेगा। क्यों? राजपूत जो शासक था, बाकी मजबूरी थी, चोर लुटेरा डाकू रस्ते में कड़वी पर जनता प्रचार लूट लिया करता, तो हमेशा ऊपरी पावर की जरूरत होती। जो भी सेंटर में सत्ता पायो वहां सागान समझौता करया। पहले मुगल आया तो मुगला सागा का रिश्ता संबंध पहले तो शुरुआत में फूट पड़ी, बाद में सोचो रिश्ता आपस में सहयोग समझदारी एग्रीमेंट हो गए कि भी हम आपकी रक्षा करेंगे, आप एक इनडायरेक्टली रूप से हमारा शासन रहेगा, लेकिन शासन आप करो। सब राजा यही रहेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली रूप से कंट्रोल किसमें रहेगा? सेंटर में। ऐसा सोचो हमारा दायित्व है, काल ने कोई दूसरो शासक के हमारे पर हम लोग कॉन्ग्रेस के क्यों इनडायरेक्ट सपोर्ट करेंगे, सेंटर में केंद्र में जो शासक होगा उस समय। फिर मुगलों के उनके शासन के बाद अंग्रेजों की दिन आ गई, तो सत्ता में मजबूत कौन हो गए? अंग्रेज हो गए। तो इन्होंने वहां से नाता तोड़ के अंग्रेजों से संधि समझौते करने शुरू कर दिए। ठीक है ना, इसीलिए पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किए गए थे। अंग्रेज था लेकिन लेखन का बहुत बड़ा शौकीन था, इतिहास का, तो ये अपना काम भी करता था साथ में, और साथ में क्या करता था, बहुत सारे संकलन यहाँ पर ऐसे ऐसे ग्रंथ थे जो गागरोन दुर्ग है झालावाड़ में, वहां पर बैठ के पृथ्वीराज चौहान ने एक ग्रंथ लिखा था, बेली किशन रुक्मणी ख्यात है, वो ग्रंथ प्रसिद्ध नहीं हुआ, छाप दिया था लेकिन वो प्रसिद्ध नहीं हुआ। कर्नल टोड ने आगे वो ग्रंथ बढ़िया तरीके से छपवा के उसको प्रसिद्धि दिलाई, यानी कितना अच्छा आदमी था। इसलिए इसको राजस्थान हिस्ट्री का फादर कहा जाता है, इसको द फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री। ठीक है ना, राजस्थान के इतिहास का पिता। चलिए आगे, उसी कर्नल टोड ने संग्राम सिंह के बारे में ये बात है। ठीक है ना, 16वीं शताब्दी का शक्तिशाली शासक था संग्राम सिंह। 16वीं सदी का शक्तिशाली शासक। अच्छा, अब कौन सी सदी चल रही है? 21वीं। लेकिन साल तो 2017 चल रही थी, 21वीं कहीं हुई। बहुत सारी चीजें हैं जो कंफ्यूज है। ईस्वी सन क्यों है और ईसा पूर्व क्यों है? हर सन का पीछे नका लागड़ी पावे आप मतलब क्यों है वो भी थाने बताऊंगा। और 21वीं सदी है तो साल 2017 क्यों हुई, अभी कंफ्यूजन है। क्यों? क्योंकि 20 सदी कंप्लीट हो चुकी है और 21 सदी की 17 साल गई। जब ये 2100 पूरी हो जाएगी तब ये 21वीं सदी कंप्लीट हो गई। सदी सब जो शतक है वो तो 21वां चल रहा है ना, 20 तो कंप्लीट हो चुका है। तभी तो कहते हैं ना 1796 ये 18वीं सदी चल रही है, 17 तो कंप्लीट हो चुकी है सदी, हो चुकी नहीं हो चुकी। तभी मैंने कहा कि 16वीं सदी का शक्तिशाली मतलब 1600 कुछ साल, 1500 कुछ। 16वीं सदी का मतलब 1500 कुछ, 15 तो कंप्लीट हो गई तो 16वीं सदी का मतलब 1500 कुछ का शासन है इसका। 1500 आ गए ना ऊपर, तो ये 16वीं सदी चल रही है, 15 कंप्लीट हो गई। दूसरी बात ये, आज कितनी तारीख है? 18/11/2017। बैक लेते जाओ, 2016 15 14 13 ऐसे अगर की 1 1 1 अजय की साल 0 0 0 आओगी को नहीं आओगी, यानी 1 की साल पहले भी 2017 कितनी को है, तब तो शुरू हुई होगी। वो दिन मान लो 0 की साल। ओ ईसा मसीह को, ईसाई धर्म में ईसा मसीह को ये गॉड भगवान जो भी मानते हैं
इनका पैगंबर मानते हैं, मुस्लिम धर्म में मानते हैं ईसा मसीह को, लेकिन ईसाई धर्म में इसको ज्यादा मानते हैं। और इनका जो कैलेंडर था ना, वो ईसा मसीह की जो जयंती थी उसी से शुरुआत हुई थी। और उस कैलेंडर को बोलते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। जो इंग्लिश तारीख आज अपने चल रही है ना 18/11/2017, ये ग्रिगोरियन कैलेंडर है, जो एक ब्रिटेन के अंदर चर्च का पादरी था। जैसे अपने मुल्ला मौलवी होते हैं ना, वहां जो चर्च होता है इस धर्म में, वहां उसमें जो पद होता है वो पादरी का होता है। उसने ग्रिगोरियन कैलेंडर शुरुआत में स्टार्ट किया था ईसा मसीह की जयंती के ऊपर 1/1/1 से। तो ईसा मसीह से जो बाद में हुआ वो तो क्या कहलाया, ईसवी सन। और जो ईसा मसीह से पूर्व हो गया उसको क्या बोला, ईसा पूर्व है। अब मैं थाने कहती हूँ 5 सदी ईसा पूर्व है। इसका मतलब इस 0 की तारीख से 5 सदी 500 साल पहले चले जाओ आप, वो घटना इस समय की है। तो मैं ये कहता हूँ 5वीं सदी, इस 5वीं ईस्वी सन, ठीक है ना, 519 ईस्वी सन बोल दूं तो 519 ईस्वी सन का मतलब आगे चले जाओ, और पूर्व का मतलब पीछे चले जाओ। अब समझ में आ गई ना। और महाभारत था ना, महाभारत का जो ग्रंथ था वो काल था, वो ये 5000 6000 ईसा पूर्व की बात यहाँ से शुरू होता, और यहाँ से लगा के यहाँ से मतलब अपना इतिहास का जो लेखन है उसका सबूत भी है, और पढ़ भी सकते हैं हम सबूत को। तो महाभारत का जो ग्रंथ है ना वो यहाँ इसी युग का है, और उस काल से अपना इतिहास वो लेखन चल रहा है। ऐतिहासिक काल बोलते हैं इसको। इससे पहले का आधे ऐतिहासिक युग बोलते हैं, जिसमें प्रमाण तो मिल जाएंगे लिखे हुए, लेकिन पढ़ नहीं सकते हम उसको। और उससे पहले का प्राग ऐतिहासिक। मैंने शुरू में एक दिन क्लास लगाई थी, इतिहास को 3 भागों में बांट के बताया था क्या क्या हुआ था इतिहास में। आप आए थे कि उस दिन? आए लेट आए थे आप, एक दिन दोबारा रिपीट कर देंगे, ठीक है ना। समझ में आ गई नहीं चीजें। ये मान लो कि 90% विद्यार्थियों को ना ये चीजें पता नहीं होती है। 10% बच्चे हैं उनको पता होती है, टीचरों को नहीं पता होती। हाँ हाँ, वो इंग्लिश में DCOC बोल देते हैं, अपने ज्यादातर हिंदी में ही आता है, ठीक है ना। सबसे शक्तिशाली शासक, तो इसको कुछ उपाधियां भी मिलेंगी भी, ठीक है ना। उपाधि, पहली उपाधि इसको मिली हिंदू पद की, हिंदू पद, ठीक है ना। हिंदू धर्म का ये शक्तिशाली शासक था उस समय का। और जो विदेशी आक्रमणकारी आए उनसे डटकर इसने मुकाबला किया। समकालीन शासक दिल्ली में इब्राहिम लोदी, समकालीन शासक दिल्ली में, क्यों, वो तो मेवाड़ में तो बैठे, दिल्ली भी कौन कोई राजा था, वो तो इब्राहिम लोदी मसला था वहां पर, इब्राहिम लोदी। अमरीशपुरी, अलाउद्दीन खिलजी बात तो चल गई। अब पट्टी थी जालोर तुर्क में चित्तौड़ पर आक्रमण करे तो अब शासक कौन आ रहा है, इब्राहिम लोदी आ रहा है। नीति बाकी चंद्राना की एक नीति रहेगी, सगड़ा की याद करना बहुत आसानी रहेगी। हाइदर साम्राज्यवादी की साम्राज्य विस्तार की नीति थी, साम्राज्य विस्तार की, जहां चीन की आज है ना साम्राज्य विस्तार की नीति, ये नीति थी सबकी। इधर सांगा था, उधर इब्राहिम लोदी था। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ, एक इब्राहिम लोदी और सांगा के बीच में युद्ध हुआ, जिसका नाम था खातोली का युद्ध। नाम सुना ना आपने? खातोली बूंदी में पड़ती है, खातोली का युद्ध। अरे बूंदी खातोली के बच गयो, खातोली कहां पड़ती है? बूंदी में। बूंदी तो जानता ही होगा खाना ही, तो खातोली बूंदी हो के बच गयो, खातोली बूंदी में पड़ती है। 1517 की बात है, ठीक है ना। आक्रमण, पहले आक्रमण कौन करेगा? साम्राज्यवादी नीति किसकी है? इब्राहिम लोदी। हाँ वही करेगा, लेकिन करनो क्यों है? लोग साना कहे देखो शरीर सैनिक को बने हुए वो आज का कदे इब्राहिम लोदी के वो आ जाएगा। और इधर सामना क्या है? जीत जाएगा। सामना कोई को नहीं रास्ते को। लास्ट में इब्राहिम लोदी का 2 आदमी होगा, बैकएंड देगा इनविटेशन बाबर ने, विदेश का मैंने बैठे तुम आ जाएगा। एक दिल्ली का माइन तो इसो बेवकूफ राजा बैठे जो हार चुके है, अरे किसो सामना है जन को रानियों को नहीं। बाबर पहली बहुत भारत में के लिए क्या होगा? बारूद और तोप लेके आओ, पर आखेगा देख खड़ा को जी।
और बाबर के सैनिक अंडर क्या बोला गया हाथिया को, क्यों इन हाथी को था ईरान साइड का में तो पान अफगानिस्तान में पान हाथिया अंडर लागे कर तो आंकी बारूद को देखड़ी अपना जानवर की बारूद को देखड़ी। अब तलवारों लड़नो आसान है कि बारूद लड़नो, बारूद 2 किलोमीटर दूर से तोप चलाना शुरू कर दी। अब 18 सैनिक तलवार लेके करना चाहते तुम्हारे क्या तीर बाण चलावे, तीर को तो इलाज हो आगे बांध ले वो सुरक्षा के लिए कवच होता था आगे कर ले, नहीं बारूद और गोला चले पर कौन बचावे, तीर घोड़ा भागा दौड़ के मैंने सैनिक खुद ही जाम रहे। तो बाबर की विजय सबसे खास इसीलिए थी। हाँ सामना के साथ खतरनाक युद्ध होगा, एक तो छोटी सी मुठभेड़ होगी, बेटे बाबर ने बेरो कौन तो की किसो के मुठभेड़ में बाबर हार भी मान लियो साना जीत गयो, फिर बाबर के करेगो आपका सैनिक हम जोश भरेगो, दारू बंदी के 3-4 काम करेगो, सिक्का साका चढ़ोगेगो और एकदम बहुत तकड़ बारूद वगैरह सब कुछ अब की बार यूज करेगो। लेकिन और इनने किए साना बेरो पट गयो, साना जितना भी ये 3-5-7 जितनी भी रियासत थी ना सबका राजा एंगे साना का सागा होएगा, क्यों पर ने बाबर जिहाद को नारो देगो तो इन्हें साना के को थे भी कर सके, और 2 मुस्लिम शासक भी एंगे साना का सागा होएगा। बता नाम बताऊं कौन कौन शासक था सगड़ा, लेकिन सारो मैनेजमेंट बढ़ाएडो बिगड़ जाएगो, वजह साना का सागा रो एक नाम होगो, वो नाम जाकी वो मिल जाए हम सागे जाके बाबर सागा मिल जाएगो, वही काट करे बता देगो कि सामना रे एक प्लान बना रखे थारे बारूद को तोड़ काट रखे तोपा बोले के बोलते बैलगाड़ियां को बोले तोपा रस्सियां बंदो करने, बाकी एक टुकड़ी पीछे आकी रस्सियां पर हमलो करेगी तलवार से, अब रस्सियां काटते ही तोप जी नीचे बिखर जाना आथे जने आ जाओगा, आ बात है बोले आ बात है, तो बोले ठीक है तोड़ है मार बनाओ धातु की लोहे की जंजीर बनाओ, मोटी मोटी तलवार हम नहीं कटे हां बात बढ़ती ले भी लो की सांकड़ा से की बात क्या मान दी तो पर मान दी। अब तो संगा की हार निश्चित थी, कई राजा भी मरेगा संगा भी हारेगो और हारेगो भी पूरी तरह से हारेगो और बहुत तगड़ा घाव हो जाएगा, घायल अवस्था का मायने एकदम बड़े, लेकिन बंदो हार नहीं माने क्यों शरीर से सैनिक को बनेड़ो एंगा जो सागारा था जो दोस्त था सागारा था जो सेनापति वगैरह और था वहां पे देखियो गयो ए हालत में क्या लड़ेगो, वो इतना दुख पाएगा कि मरण जीवन एक और एक बेबन जहर देगी मारेगा कहने सांगा, फिर बैठे से अंतिम संस्कार होके कट्ठे में गया के बनेगा मकबरा वगैरह वैसा इतना आगे चल रही आ कहानी होगी, आ कहानी आप काल पढ़ा ठीक है ना।